Hello everyone, I welcome you all on the Indo Pathshala. As you know, हम SSC, CGL, CPO एंड CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, तो इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चंस करेंगे. उसमें हम बेसिक्स प्लस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है हर एक चीज को कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. Our first question is, under which article can the parliament amend the constitution? संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? So it is article number 368. तो देखिए पार्ट नंबर 20. ठीक है, पार्ट नंबर जो 20 है उसमें बात करी गई है. जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट द कलर. पार्ट नंबर 20 जो है और उसमें आर्टिकल नंबर 368 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू मेक द फॉर्मल अमेंडमेंट्स एंड इम्पावर्स पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि पार्लियामेंट के पास में ये पावर है. पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड है? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस में प्रेसिडेंट. ये तीनों चीजें मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं. ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है. ठीक है, इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि क्या कोई भी चीज को अमेंड कर सकते हैं? हाँ, अमेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. और ये कब बोला गया था? केशवानंद भारती के 1973 में बोला गया था. इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं. इससे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो है वो यूनियन और इसकी टेरिटरीज से रिलेटेड है. आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 2 है ये. 5 से 11 ये सिटीजनशिप की बात करता है. 13 से 35, ठीक है, 13 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स. 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी की बात करते हैं. 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. आर्टिकल नंबर 52 से 62 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है. 75 से 78 जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है. आर्टिकल नंबर 76 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया. आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर. 167 के आसपास में चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड बात की गई है. आर्टिकल 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 343 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है. आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है. आर्टिकल 356 इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है. आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है. और आर्टिकल नंबर 368 पार्लियामेंट की पावर दी गई है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को. इज इट क्लियर? उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल. निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो लिबर्टी, सॉवरिन और सेक्युलर ये सब पार्ट्स है. टॉलरेंट जो है वो पार्ट नहीं है. ठीक है, तो प्रीएम्बल में सॉवरिन, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें है. ठीक है, इसमें लिबर्टी की बात की गई है, लिबर्टी. ठीक है, और क्या हो गया? लिबर्टी. सोशल जस्टिस हो गया, जस्टिस की बात की गई है. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी गई है. ठीक है, तो ये सब प्रीएम्बल में दिया गया है. प्रीएम्बल क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड एक तरीके से. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो क्रक्स है, जो उसकी सोल है एक तरीके से प्रीएम्बल. ठीक है, तो उसके बाद में देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो रही थी तो उस टाइम पे अलग अलग कमेटीज बनी थी. ठीक है, कि इस काम को ये कमेटी देख रही है सॉरी ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी. तो इसमें कितने मेंबर्स थे? इसका काम क्या था कि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो वो सब इसमें था. तो इसमें 7 मेंबर्स रहे थे. तो देखिए, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 7 मेंबर्स थे जिनके कुछ के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत. ठीक है, KM मुंशी भी बोलते हैं इनको, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, KM मुंशी भी बोलते हैं, जो कि होम मिनिस्टर रह चुके थे. गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द JNK और लेटर जो नेहरू कैबिनेट के मेंबर भी रहे. और इस कमेटी को अपॉइंट कब किया गया था? 29 अगस्त 1947. ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे ये आपको उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ठीक है, उसके बाद में देखिए, इन विच ईयर डिड मोती
लाल नेहरू जो कि चेयरमैन थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू प्लस में 8 अदर मेंबर्स थे, लीडर्स थे। उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से साल में? 1928 में। तो देखिए द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये आई थी, वॉज मेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय द पंडित मोतीलाल नेहरू। दिस कमिटी वॉज क्रिएटेड व्हेन लॉर्ड बिरकेनहेड जो है उन्होंने क्या किया था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आस्क द इंडियन लीडर्स टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एक तरीके से इनको चैलेंज दिया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो दिखाइए। तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने, ठीक है, इनको क्या दिया था, चैलेंज दिया था। कब? 1928 में ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट फिर बन के आई थी। उसके बाद में देखिए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें जो लिबर्टी स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो कौन सी देश से हमने उधार लिया है या बोरो किया है? तो ये हमने फ्रांस से लिया है। तो देखिए द प्रिंसिपल्स ऑफ द लिबर्टी हैज बीन बोरोड फ्रॉम द फ्रांस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने फ्रांस से ये लिया है। उसके बाद में देखिए द ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो कौन से पोर्तुगीज लीडर ने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। तो द ब्लू वाटर पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, द फर्स्ट वाइसरॉय द पोर्तुगीज पोजेशन इन इंडिया। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किसने शुरू की थी? डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी। और ये कौन थे? ये फर्स्ट वाइस रॉय थे, किसके? पोर्तुगल के, पुर्तगालियों के ये पहले क्या थे? वाइस रॉय थे। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि द पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर। ये सोल ट्रेड पावर थी इनके पास में, कि ट्रेड करने की जो कंप्लीट पावर है वो किनके पास में थी? पोर्तुगीज के पास में थी, ठीक है। कौन से एरिया में? अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में, ठीक है। उसके बाद में देखिए हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इट वॉज मैडम ब्लावस्की। देखिए द थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट यूएसए के अंदर जो है इसको ऑफिशियली फॉर्म किया गया था 17 नवंबर 1875 में, ठीक है, बाय द हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की और कॉलोनल हेनरी स्टेल ओलकॉट। आपको ब्लावस्की और ओलकॉट ये नाम याद रखने। इट वॉज फॉर्म्ड एज बॉडी ऑफ सीकर्स आफ्टर ट्रूथ हु एंडेवर टू प्रोमोट ब्रदरहुड एंड स्ट्राइव द ह्यूमैनिटी। तो इसका मेन वो क्या था कि ब्रदरहुड को और ह्यूमैनिटी को सर्व करना था, ठीक है। उसके बाद में देखिए हु इज रेफर्ड एज द फ्रंटियर गांधी जी, किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इट इज खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, अ पश्तून इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट। ये एक्टिविस्ट थे अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट थे। इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। ही यूजली इंस्पायर्ड द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो एरिया है यहाँ पर ये काफी एक्टिव थे। इन्होंने पठान्स को काफी इंस्पायर किया था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें रहना है, ठीक है। और किस राह पर चलना है? गांधी जी की राह पे चलना है, जिसमें नॉन वायलेंस और नॉन पोजेशन की बात उन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद में देखिए हु इज रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने महात्मा गांधी को सबसे पहले या पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? तो इट वो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। और कब कहा था वो हम देखते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस हु यूज्ड द टर्म फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन टर्म यूज की थी महात्मा गांधी के लिए। कब? एक रेडियो एड्रेस में 1944 में। कहाँ से की थी? सिंगापुर से, ठीक है। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन की टर्म दी थी, ठीक है। कब दी थी? 1944 में, जब वो एक रेडियो से एड्रेस कर रहे थे सिंगापुर से। लेटर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनको गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के रूप में स्वीकार किया। इन्हें ये ऑनरिफिक टाइटल दिया, ठीक है। किस लिए दिया? कि उन्होंने नेशन के इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स की तरह काम किया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड।
किस गवर्नर जनरल या फिर वाइस रॉय के टाइम पर जो भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा है या ये जो एक सर्विस है इसको शुरू किया गया था, तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पे शुरू की गई थी। द लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड द सिविल सर्विस इन इंडिया टू इफेक्टिवली एडमिनिस्टर द ब्रिटिश टेरिटरीज। किस लिए शुरू की गई थी? ताकि इंडियन जो ब्रिटिश टेरिटरीज हैं जो इंडिया के अंदर है उनको अच्छे से एडमिनिस्टर किया जाए। He introduced the strict regulations for the officials. उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्टार्ट किए, उनकी सैलरीज को रेज किया और प्रमोशन को किस हिसाब से सेट किया? सीनियोरिटी के बेसिस पे जो प्रमोशंस हैं वो सेट कर दिए। He is called the father of Indian civil service. इन्हें क्या बोला जाता है? इंडियन सिविल सर्विस के फादर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में ऋण नियंत्रण का साधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो जो है वो क्या नहीं है? क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कौन करता है? आरबीआई करता है, पहली बात। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो डिसाइड करती है काफी सारी चीजें। उसके अलग अलग जो क्या रहते हैं? मेजर्स रहते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। दो मेजर्स हैं, एक क्वालिटेटिव क्वालिटी के हिसाब से और एक क्वांटिटी के हिसाब से। तो क्वांटिटी की हम बात करें तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें रहती है क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या रहेगा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन और मोरल शोषण। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे क्वालिटेटिव में। जैसे सीआरआर क्या है? 4% के आसपास रहता है, एसएलआर 18% के आसपास रहता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो कुछ सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदा और बेचा जाता है मार्केट में मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैंक रेट जो है वो एक इस्टेब्लिश फिक्स करी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद में देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब है कि सरकार पैसा उधार लेती है। किससे लेती है? तो ये हमें बताना है। तो ये लेती है आरबीआई से, कि सरकार के पास में वित्त व्यवस्था उसकी घाटे की है तो वो किससे इस टाइम पे बोरो करेगी? तो ये इस टाइम पे देखिए द डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द बजटरी सिचुएशन। एक बजटरी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर खर्चे जो है वो रिवेन्यू से क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस अडोप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर विद आउटसाइड रिसोर्सेज। ये क्या एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या अडोप्ट करा जाता है कि ताकि फाइनेंस किया जाए एक्सेस एक्सपेंडिचर जो ज्यादा खर्चे हो चुके हैं विद द आउटसाइड रिसोर्सेज, बाहर से पैसा इधर उधर से लेके। कहां से लेके? आरबीआई से लेके। द एक्सपेंडिचर रिवेन्यू गैप इज फाइनेंस्ड इधर बाय द प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, या तो करेंसी को प्रिंट किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? आरबीआई से बोरो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। भारत में सकल घरेलू उत्पाद को कौन सी संस्था मापती है? जीडीपी। हम बोलते हैं कि इतनी जीडीपी है, इसकी इतनी जीडीपी, तो ये क्या रहेगा? इसमें सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस रहेगा। तो सीएसओ जो ऑफिस है किसमें आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ मोस्टपी भी इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक डाटा गैदरिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, ये इस पे क्या रहेगा? रिकॉर्ड करेगा सारा जो भी डाटा है। कौन? सीएसओ। उसके बाद में देखिए विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड सी। इनमें से कौन सा सी जो है, इन निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध समुद्र है? तो ये क्या रहेगा? अरल सी रहेगा। अब हम अगर लैंड लॉक्ड सी की बात करें तो अरल सी, कैस्पियन सी, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक, साल्टन सी और सी ऑफ गैलीली, ये सारे क्या रहेंगे? हमारे लैंड लॉक्ड सी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इज लोकेटेड पैरेलल टू। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किसके समानांतर स्थित है? ठीक है, तो ये हमारी रहेगी ईस्ट कोस्ट। तो हम बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। ठीक है, जो जैसे इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ये ईस्ट वाला जो इसका पोर्शन रहेगा यहाँ पर कंप्लीटली क्या रहे दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, और ये कौन से? नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोर्शन में लोकेटेड है। उसके बाद में देखिए द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज सिचुएटेड इन। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो
तो ये आइबेरियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है। तो देखिए द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, एक नैरो स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से, और सेपरेट करती है जिब्राल्टर एंड स्पेन इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को। यूरोप में तो स्पेन और अफ्रीका में कौन, मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को क्या करती है ये, वो करती है सेपरेट करती है। उसके बाद में देखिए वोल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ पर है, ज्वालामुखीय गतिविधि अधिक सामान्य कहाँ पर है, हवाईयन आइलैंड्स जो है वहां पर है। द हवाईयन आइलैंड्स वर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड फ्रॉम द वोल्केनिक एक्टिविटी से इनिशिएटेड एट द अंडरसी मैग्मा सोर्स हॉटस्पॉट। ठीक है, वहां पर ये क्या है, इनिशिएट होती है। एज द टेक्टोनिक प्लेट जो है, टेक्टोनिक प्लेट क्या रहती है यहाँ पे, बीनीथ मच ऑफ द पैसिफिक ओशन मूव, ये प्लेट्स जो है वो मूव होती रहती है, हिलती रहती है, टच होती रहती है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, मूव्स टू द नॉर्थ वेस्ट हॉटस्पॉट रिमेन स्टेशनरी वोल्केनिक क्रिएटिंग न्यू वोल्केनोज, न्यू वोल्केनो यहाँ पे बनते रहते हैं। उसके बाद में देखिए द रिवर विच हैज द ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड इज, वह नदी जिसमें दुनिया की किसी भी अन्य नदी की तुलना में पानी का प्रवाह सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये रहेगा हमारी रिवर जो है अमेज़न में। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात करें तो रिवर नील आएगी सबसे लंबी, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें या ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर की बात करें तो वो अमेज़न रिवर रहेगी। अमेज़न रिवर है कहाँ पे, साउथ अमेरिका के ब्राजील वाले मोस्टली रीजन में हमें देखने को मिलेगी। साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, और लॉन्गेस्ट कौन है, नाइल रिवर है। इट फ्लोज इनटू द साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन में ये फ्लो होती है। लेंथ की बात करें तो 6296, 6296 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज, पुष्पहीन पौधों को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स, इनको क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। फ्लावरलेस प्लांट्स आर टर्म्ड एज अ क्रिप्टोगैम्स। दीज प्लांट्स हैव थैलस बॉडी, इनमें क्या है, थैलस बॉडी होती है, उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एल्काई हो गया, एल्गी हो गया, लाइकेन हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया। ठीक है, तो ये रहेगा, इसमें टेरिडोफाइट्स को छोड़कर ये सारे क्या है, थैलस बॉडी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, वेस्कुलर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, यहाँ पे फ्लावर्स इनमें नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेन, एल्गी हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, कौन है जिसके पास में रक्त नहीं होता लेकिन सांस वो लोग लेते हैं, तो ये है हाइड्रा। हाइड्रा के पास में कोई ब्लड नहीं है लेकिन उसके बाद में भी वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए एन ईयर ड्रम इज एब्सेंट इन, कान का पर्दा अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है, ये स्नेक्स में अनुपस्थित होता है। हम बोलते हैं कि कान नहीं है, कान तो होते हैं बट ईयर ड्रम नहीं होता उसमें। देखिए द ईयर जो है, ईयर की बात करें तो 3 मेन पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर ईयर। ईयर ड्रम जो है वो किसका, मिडल ईयर की मेम्ब्रेन होती है। तो स्नेक्स के पास में फुली डेवलप्ड इनर ईयर सिस्टम, इनर ईयर स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन ईयर ड्रम नहीं होता है उनमें। ठीक है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, कीट विज्ञान का अध्ययन क्या है, तो कीट विज्ञान से ही समझ में आ रहा है, इंसेक्ट्स की स्टडीज में होती है। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स, और ये किसकी ब्रांच है, आर्थ्रोपोडोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि अल्टीमेटली किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी किसकी, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद में देखिए ईस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स किसका है, तो ये विटामिन बी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। यीस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी के कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सभी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ देना, इसको छोड़कर ऑलमोस्ट सारे इसमें क्या रहते हैं, विटामिन रहते हैं। उसके अलावा क्या है, फोलेट है, इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट्स की फॉर्मेशन में भी इसको यीस्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट कंसिस्ट ऑफ, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में क्या क्या मतलब कितने मेंबर्स कैसे शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन 19 बार रिपीट हो चुका है। कैन यू इमेजिन, मतलब 19 एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में ही आया। तो देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब हम अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो फ्रांस, चाइना, यूके, यूएसए, यूएसएसआर। ठीक है, यूके क्यूब, एफसी यूके क्यूब, फक्कू से आप इसको ध्यान रख सकते हैं।
उसके बाद में देखिए द कथा सरित सागर इज रिटन बाय, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सोमदेवा के द्वारा लिखी गई है। द कथा सरित सागर द ओशियन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ सोसाइटी इज अ फेमस 11th century collection of Indian legends, fairy tales and folk tales as retold in Sanskrit by the Somadeva। कथा सरित सागर द ओशियन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी, ठीक है, और ये किसने लिखी है, सोमदेव ने। 11th century की एक कलेक्शन है जिसमें फेरी टेल्स कहानियां हैं जो कि संस्कृत में। उसके बाद में देखिए द इंडियन सेलिब्रेट्स आर्मी डे, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, टू सैल्यूट द वैलियंट सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो साहसी जो सोल्जर्स हैं उनको सैल्यूट करने के लिए कब ये सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी को। तो देखिए अब हम बात करते हैं आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी रिकॉग्निशन में, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के लेफ्टिनेंट जनरल है ये, उनके रिकॉग्निशन में। टेकिंग ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस बचर, इनसे इन्होंने क्या ले लिया था, टेक ओवर कर लिया था, कब, 15 जनवरी 1949 में, ठीक है। तो इन्हीं के करियप्पा के रिकॉग्निशन में इसको वो किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो क्लासिकल, किस चीज के क्लासिकल प्लेयर है, पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ये किसके, संतूर के प्लेयर है। शिव कुमार शर्मा जो है वो इंडियन संतूर प्लेयर है, कहाँ से, J&K से है। संतूर क्या होता है, एक ट्रेपेजॉइड शेप का एक हैमर्ड डेल्सीमर स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वॉलनट से बना, और यहाँ पर 72 स्ट्रिंग्स इसमें होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके प्लेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए जाकिर हुसैन जो है वो तबला से रिलेटेड है, पंडित रविशंकर वेरी इंपॉर्टेंट सितार से रिलेटेड है, शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर से रिलेटेड है, अली अकबर खान जो है वो सरोद से रिलेटेड है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से सभी को पता है, प्रियन कृष्णन वायलिन से रिलेटेड है, भजन सोपोरी जो है वो संतूर से, पन्ना लाल घोष जो है वो फ्लूट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांसेस इज नॉट ए मार्शल आर्ट फॉर्म, इनमें से कौन से ट्रेडिशनल डांस जो है वो मार्शल आर्ट की फॉर्म नहीं है, छाऊ, लाजिम, भावई, कलरी पयतम। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको चाहिए इस पीपीटी की PDF तो आप जो कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया होगा तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम पेमेंट के बेसिस पर आप जितनी भी चैनल पर वीडियोस आती है सारी जितनी भी PDFs हैं उनका एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।